हाय दोस्तों। इस चैप्टर के अंदर अभी तक हम लोग कुछ स्पेशल मशीन्स कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने सर्वो मोटर देख लिया, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर में हमने रिलक्टेंस और हिस्टेरेसिस मोटर की बात कर ली, और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग मेथड्स पे हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास दो स्पेशल मशीन और बचती हैं, दैट इज यूनिवर्सल मोटर और स्टेपर मोटर, जो कि हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा डिस्कशन आज यूनिवर्सल मोटर के साथ। ठीक है, अब देखो ये यूनिवर्सल मोटर एक ऐसा टर्म है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन की टर्म्स में या थ्योरी वाइज कहीं ना कहीं आपने ये जरूर रीड किया होगा यूनिवर्सल मोटर। तो हम क्या समझेंगे यूनिवर्सल मोटर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, सर्किट, फेजर, ये सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात ये आती है यूनिवर्सल मोटर चीज क्या होती है। देखो यूनिवर्सल मोटर एक डीसी सीरीज मोटर है जो कि एसी और डीसी दोनों पे चलाई जा सकती है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि डीसी सीरीज मोटर दोनों पे काम करे, तो पहले ये बात समझते हैं। तो देखो सीरीज मोटर में क्या होता है, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों सीरीज में होते हैं। तो देखो ये मैंने आर्मेचर बना लिया, आर्मेचर में मैंने कंडक्टर्स दिखा दिए। अब ब्रश से जो वायर निकल रही है वो वायर जाके फील्ड वाइंडिंग में कनेक्ट हो गई। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग सीरीज में आ गई आर्मेचर के। अब मैं क्या कहता हूं कि मान लो करंट ऐसे जा रहा है आई, ये करंट है आई, ये हो गया फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स जिसको मैंने कह दिया डी एक्सिस। अब ये करंट मैं ऐसे दिखा देता हूं, मान लो डॉट और ये मान लो क्रॉस। ठीक है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, डॉट और क्रॉस की डाउनवर्ड, यानी आर्मेचर की मैग्नेटिक फील्ड क्वाड्रेचर एक्सिस पे बनेगी इस टाइप से। तो मैंने इसको बोल दिया फाई क्यू। अब एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से बाहर होती है नॉर्थ से साउथ, तो ये स्टेटर के पोल हो गए नॉर्थ और साउथ। और रोटर पे, रोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है साउथ से नॉर्थ। ठीक है, अब ये साउथ साउथ को रिपेल करेगा और इस साउथ को ये नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा, तो टॉर्क कैसा लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये टॉर्क बन गया। तो मैंने देखो क्या किया, मैंने सबसे पहले फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स बनाया, आर्मेचर वाइंडिंग का फ्लक्स बनाया, फिर पोल्स ड्रॉ करके अट्रैक्शन और रिपल्शन से टॉर्क निकाल लिया। अब ऐसे ही देखो अगर करंट रिवर्स हो जाएगा, अगर एसी सप्लाई दे रहे हो तो आधी साइकिल के बाद करंट रिवर्स हो जाना चाहिए। फिर से सेम कंस्ट्रक्शन लेता हूं, ये देखो अब मैं करंट उल्टा फ्लो कराता हूं, यानी करंट मैं इधर से एंटर कराता हूं आई और इधर से लीव करा लेता हूं। फील्ड वाइंडिंग में करंट उल्टा हो जाने से उसकी मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाएगी, ये हो जाएगी फाई डी। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस वाला फ्लक्स। अब आर्मेचर वाइंडिंग में करंट रिवर्स हो जाने से ये डॉट और क्रॉस एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, इधर से डॉट आ रहा है, लेफ्ट में क्रॉस आ रहा है, तो क्वाड्रेचर एक्सिस का फ्लक्स कैसे बनेगा, डाउनवर्ड। एक सेकेंड, ये वाला जो था ना ये हमने उल्टा बना दिया है, इधर ये अपवर्ड आएगा। अपवर्ड आएगा तो इधर साउथ होगा, इधर नॉर्थ होगा। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो टॉर्क यहां बनेगा क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां डॉट इधर से बाहर है, लेफ्ट से अंदर है, तो फ्लक्स आएगा डाउनवर्ड्स, तो ये बन जाएगा फाई क्यू। मैग्नेट के अंदर फ्लक्स होता है साउथ से नॉर्थ और मैग्नेट के बाहर होता है नॉर्थ से साउथ। अब ये नॉर्थ को साउथ अट्रैक्ट करेगा, साउथ को साउथ रिपेल करेगा, तो टॉर्क अभी भी कैसा बना, क्लॉकवाइज। और इसका सीधा सा तरीका ये समझो, किसी भी डीसी मोटर में टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई एफ इंटू आई ए। तो सीरीज मोटर में
IF और IA बराबर होते हैं, तो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल हो गया, IA स्क्वायर के। तो IA नेगेटिव हो या पॉजिटिव, स्क्वायर पॉजिटिव आएगा तो टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा सेम बनेगी। तो इसमें लिखना, इफ एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज is applied to an ordinary DC series motor, then after every half cycle the field flux and armature flux are reversed, but due to reversal of both the flux the direction of torque remains same। ठीक है, दोनों में टॉर्क कैसा बना, क्लॉकवाइज। सो वी कैन से दैट, अगला पॉइंट बना के लिख लो, सो वी कैन से दैट अ डीसी सीरीज मोटर विल वर्क even when an alternating voltage is applied। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द टॉर्क प्रोड्यूस्ड when it is supplied by a DC, when it is supplied by an AC supply, the torque produced when it is supplied by an AC supply will fluctuate at twice the supply frequency। ऐसा क्यों, देखो, अगर मान लो आर्मेचर करंट है IM साइन ओमेगा टी, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल है IA स्क्वायर के, यानी IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, IM स्क्वायर बाय 2। अब देखो टॉर्क के अंदर 2 ओमेगा की टर्म आ गई, यानी कि अगर करंट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है या सप्लाई की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो टॉर्क की फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा होगी। तो देखो अगर करंट ऐसे है, ये आई है, तो टॉर्क 1 माइनस कॉस 2 थीटा बन रहा है, तो टॉर्क ऐसा आएगा, यानी कि करंट की एक साइकिल में 2 साइकिल आ जाती हैं टॉर्क की। बात समझे? और ये जो है ये एवरेज वैल्यू ऑफ टॉर्क आ जाएगी, और ये जो ब्लू वाला कर्व है ये टॉर्क की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को शो करता है। ये क्लियर है डबल फ्रीक्वेंसी का कैसे बनता है? ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि ये चीज ना डायरेक्टली पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि जो भी यूनिवर्सल मोटर के अंदर एसी सप्लाई पे टॉर्क बनता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2 ओमेगा। अगर डीसी सप्लाई से टॉर्क बनता तो क्या होती, 0 फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट टॉर्क ही तो बनता। अगर आईए कांस्टेंट होता तो टॉर्क भी कांस्टेंट, यानी फ्लैट कर्व, फ्लैट कर्व माने 0 फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा सकता हूं कि अगर एक यूनिवर्सल मोटर को डीसी सप्लाई से चलाया जाए तो टॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दैट विल बी 0। एसी सप्लाई पे चलाएंगे तो 2 ओमेगा। अब अगला पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ यूनिवर्सल मोटर ड्यू टू एसी सप्लाई, ड्यू टू एसी सप्लाई hysteresis and eddy current losses will occur, and so to minimize the eddy current loss the field poles must be laminated। अब एक चीज सोचो, जब हमने डीसी मोटर पढ़ा था तब मैंने बोला था कि फील्ड पोल्स को लैमिनेट नहीं करते क्योंकि वहां पे फ्लक्स कांस्टेंट है तो एडी करंट लॉस नहीं आएगा। लेकिन अब फील्ड वाइंडिंग में एसी करंट जा रहा है, अगर फील्ड वाइंडिंग में एसी करंट जा रहा है तो उससे बनने वाला फ्लक्स भी क्या हुआ, ऑल्टरनेटिंग। उस फ्लक्स से बनेगा ईएमएफ, ईएमएफ से आएगा एडी करंट। तो एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने का क्या तरीका है कि जो भी फील्ड पोल बना रहे हो वो फील्ड पोल थिन लैमिनेशन से बनाओ ताकि एडी करंट लॉस कम से कम रहे। बात समझे? अब अगला पॉइंट लिखो, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर मेक्स यूज ऑफ salient pole design, whereas large size motor makes use of uniform air gap। मतलब जो फ्रैक्शनल किलोवाट का मतलब ये होता है जिन मोटर्स की रेटिंग 1 किलोवाट से भी कम है। ठीक है, जो छोटी मोटर्स हैं तो छोटी मोटर क्या करती है, अलग अलग पोल्स बनाती हैं जिससे सेलिएंट पोल बनता है।
सेलिएंट पोल जैसे डीसी मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें फील्ड पे क्या होता है, सेलिएंट पोल ही तो होते हैं, अलग अलग पोल्स प्रोजेक्टेड होते हैं। लेकिन अगर बड़ी मोटर है, ज्यादा रेटिंग की मोटर है, तो उसमें यूनिफॉर्म एयर गैप रखा जाता है और कम रेटिंग की मोटर में सेलिएंट पोल का यूज किया जाता है। ठीक है, अब लिखना ड्रॉबैक, एसी सप्लाई के ड्रॉबैक क्या होते हैं। पहला लिखो, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस ऑकर सो एफिशिएंसी इज रिड्यूस्ड। ठीक है, पहले हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस नहीं आते थे स्टेटर में, सिर्फ वो कहां आते थे, रोटर में। लेकिन अब स्टेटर रोटर दोनों में हिस्टेरेसिस एडी करंट आएगा तो एफिशिएंसी कम। अगला पॉइंट, द पावर फैक्टर इज पुअर ड्यू टू लार्ज रिएक्टेंस ऑफ फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग। अब एक चीज सोचो, जब एसी करंट फ्लो कर रहा है तो डीसी मशीन की इंडक्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते, और इंडक्टेंस को अगर इग्नोर नहीं कर सकते तब तुम क्या कहोगे कि रिएक्टेंस भी इंक्लूड करनी पड़ेगी सर्किट के अंदर। लास्ट पॉइंट, द स्पार्किंग एट द ब्रशेस इज इंक्रीज्ड, द स्पार्किंग एट द ब्रशेस इज इंक्रीज्ड। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, अगर हम फेजर डायग्राम की बात करते हैं तो पहले तो जिस डायरेक्शन में अपना करंट होता है, जिस फेज में, उसी फेज में बनता है अपना फ्लक्स। ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में बनता है अपना फ्लक्स। अब क्या होता है कि हमारे पास दो एलिमेंट्स रहेंगे सर्किट के अंदर, एक रेजिस्टेंस और दूसरा रिएक्टेंस। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, देखो अगर मैं ईएमएफ की बात करूं तो डीसी मशीन होने के कारण ईएमएफ और करंट सेम फेज में आ जाते हैं। ऐसा सोचो, डीसी मशीन में जो बैक ईएमएफ होता है वो करता क्या है, वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो करंट के फ्लो को अपोज करने के लिए कायदे से जो ईएमएफ है दैट शुड बी ऑपोजिट टू द करंट, या ये कह दो नेगेटिव ऑफ द ईएमएफ शुड बी इन सेम फेज ऑफ द करंट। तो इसमें लिखना, इन अ डीसी मोटर the back EMF opposes the flow of current, so back EMF must be opposite to the current, or we can say negative of back EMF should be in the same phase as the current। तो अगर माइनस ई ड्रॉ करना है तो वो करंट के सेम फेज में आना चाहिए। तो देखो हम क्या करते हैं, एक हम बनाते हैं ऐसे करके आई एक्स रिएक्टेंस वाला ड्रॉप, फिर आई आर रेजिस्टेंस वाला ड्रॉप, और फिर इसके आगे माइनस ई वाला। तो ये सारा मिलकर के क्या बन जाता है अपना वीटी। तो वीटी और आई के बीच में एंगल होता है थीटा, वेयर थीटा इज पावर फैक्टर एंगल। बस ये याद रखना है फेजर डायग्राम के अंदर कि ईएमएफ और करंट का सेम फेज होता है। माइनस ई शो करते हैं ना, ट्रांसफार्मर में भी याद करो, हम लोग जब ईएमएफ को ऊपर ले जाते थे तब हम माइनस ई दिखाते थे। ठीक है, तो माइनस ई अगर दिखाना है दैट विल बी इन द सेम फेज एज द करंट। इसी लॉजिक से अगर इक्विवेलेंट सर्किट की बात की जाए, अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट की बात करूं तब तुम क्या करोगे, देखो कि हमें क्या शो करना है, ईएमएफ और करंट सेम फेज में आते हैं, यही शो करना है। तो क्या करते हैं, जो वीटी है इसका एंगल दिखा देते हैं थीटा, ये करंट का एंगल 0, और ये जो ईएमएफ है इसका एंगल भी 0। इस तरीके से इसका इक्विवेलेंट सर्किट शो करते हैं। अब ये जो आर रेजिस्टेंस है, ये आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग, ये दोनों के रेजिस्टेंस का सम है।
तो दैट इज योर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, अब इसके अंदर अगर रिएक्टेंस ना होती तो V, E और I तीनों का एंगल सेम होता, क्योंकि वैसे भी वो डीसी होता। डीसी में तो एंगल की बात ही नहीं आती, तो डीसी लोगे तो रिएक्टेंस हट जाएगी, तो ऑटोमेटिकली तीनों का एंगल 0 डिग्री ही आ जाएगा। ये क्लियर हुआ इक्विवेलेंट सर्किट, फेजर डायग्राम क्लियर हुआ। अब अगला लिखना, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्सल मोटर with DC and AC supply are as shown in the figure। अब देखो जरा कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, स्पीड वर्सेस टॉर्क। याद करो डीसी सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक हमेशा हाइपरबॉलिक आती थी, तो अगर डीसी सप्लाई पे चलाओगे तो ड्रॉप बस रेजिस्टेंस का आएगा, लेकिन एसी सप्लाई में ज्यादा ड्रॉप आ जाएगा क्योंकि उसके अंदर रिएक्टेंस भी है। इसीलिए एसी सप्लाई के साथ जो स्पीड होती है वो रैपिडली डीके होती है एज कंपेयर टू डीसी सप्लाई। तो इसमें लिखना, द स्पीड फॉल्स रैपिडली विद द टॉर्क इन केस ऑफ एसी सप्लाई बिकॉज ड्यू टू रिएक्टेंस द वोल्टेज ड्रॉप इज इंक्रीज्ड। ठीक है, अब एप्लीकेशन लिखो। एप्लीकेशन, पोर्टेबल ड्रिल मशीन। सेकंड एप्लीकेशन, ड्रायर, ग्राइंडर, टेबल फैन। थर्ड एप्लीकेशन, ब्लोअर, पॉलिशर और किचन अप्लायंसेस। ये सारे एप्लीकेशन है यूनिवर्सल मोटर के। अगेन फिर मैं बता रहा हूं, स्पेशल मशीन्स का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि एप्लीकेशन देके मोटर का नाम पूछेगा, तो ये जितनी भी मशीन्स कवर कर रहे हैं इनकी एप्लीकेशंस तुम्हें याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यूनिवर्सल मोटर पे देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस कंसेप्ट याद रखो और इसका इक्विवेलेंट सर्किट याद रखना, कोई भी न्यूमेरिकल भी तुम बना सकते हो। अब मैं अगली मशीन पे आ रहा हूं, दैट इज स्टेपर मोटर। ठीक है, नेक्स्ट मशीन दैट इज स्टेपर मोटर। अब स्टेपर मोटर के अंदर क्या होता है कि जो इनपुट लगता है, पहली बात तो देखो स्टेपर मोटर एक नॉर्मल मोटर से काफी डिफरेंट है। नॉर्मल मोटर में इनपुट कैसे लगता है, एक वोल्टेज लगा दी जाती है, चाहे वो एसी हो चाहे वो डीसी हो। लेकिन स्टेपर मोटर में ऐसी कोई वोल्टेज ना अप्लाई करके इलेक्ट्रिकल पल्सेस दी जाती हैं। तो ये मोटर पल्सेस की मदद से चलती है। जब जब इसे पल्स मिलती है ये एक पर्टिकुलर एंगल से रोटेट होती है, जितने एंगल से ये रोटेट होती है उसे कहा जाता है स्टेप। जैसे मान लो एक पल्स दी तो 10 डिग्री घूम गई, दोबारा पल्स दोगे और 10 डिग्री घूमेगी, तीसरी बार पल्स दोगे और 10 डिग्री घूमेगी। ऐसे करके बार बार पल्सेस देने से ये 10-10 डिग्री घूमती जाएगी। तो ये जो 10 डिग्री का एंगल है इसको हम लोग स्टेप बोलेंगे और इस मोटर को कहेंगे स्टेपर मोटर। तो एक पॉइंट लिखो, इट इज अ फॉर्म ऑफ एसी मोटर in which the input is applied in the form of electrical pulses, and for every input pulse the motor rotates by a small angle called as step of the motor। अगला पॉइंट, the step of the motor can be varying from 0.72 degree to 90 डिग्री। अब एक चीज सोचो, एक पल्स में रोटेशन जितना मिलेगा उसकी लिमिट क्या है, 0.72 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का रोटेशन मिल सकता है एक स्टेपर मोटर के अंदर एक बार में। ठीक है, बार बार लगाते रहोगे तो पूरा ही घुमा सकते हो 360 डिग्री, वो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक बार में जो एक झटके में रोटेट करती है 0.72 डिग्री से 90 डिग्री तक ये घूम सकती है। अगला पॉइंट, स्टेपर मोटर इज अ digital electromechanical conversion device which converts digital input in the form of electric pulses into shaft rotation। ठीक है, जैसे अभी तक जो भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन पढ़ा है वो कंटिन्यूअस या एनालॉग था, ये डिवाइस डिजिटल है, इसमें पल्सेस अप्लाई होती हैं। अगला पॉइंट लिखो, इवन इन कंट्रोल एप्लीकेशन
वी डू नॉट रिक्वायर अ फीडबैक लूप टू कंट्रोल स्टेपर मोटर। ठीक है, जैसे हमने ये पढ़ा था ना, सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए, प्रिसाइज कंट्रोल के लिए फीडबैक लूप लगाया जाता है, बट स्टेपर मोटर में ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब नेक्स्ट लिखना प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। अब देखो क्या होता है, हम ये जानते हैं कि रोटर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घूमता है। तो स्टेपर मोटर का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, जब कभी पल्स लगाई जाए तो उससे मैग्नेटिक फील्ड एक एंगल रोटेट हो जाए और जिसका पीछा करते हुए रोटर भी एक एंगल से घूम जाए। तो बेसिकली करना क्या है, पल्सेस जब स्टेटर पे लगाई जाएं तो स्टेटर से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, और उसकी डायरेक्शन बदल गई तो उसकी डायरेक्शन में आने के लिए रोटर भी रोटेट करेगा। तो इसमें लिखना, स्टेटर ऑफ स्टेपर मोटर हैव सेलिएंट पोल। सेलिएंट पोल माने उसके ऊपर वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उसके अंदर अलग अलग पोल बने हुए हैं स्टेटर के ऊपर। हैव सेलिएंट पोल on which concentrated windings are wound, and these windings are supplied by electric pulses which will rotate the magnetic field by a certain angle. Next point, the rotor of the stepper motor is either a permanent magnet or it is made of a ferromagnetic material. ठीक है, अगला पॉइंट, when the stator magnetic field rotates by a certain angle, then rotor tries to align itself along the stator magnetic field, so it also rotates by a certain angle when magnetic field rotates. तो ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन होता है एक स्टेपर मोटर का। अब मैं एक तरह की स्टेपर मोटर का एग्जांपल ले रहा हूं, वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। ठीक है, अब ये देखो मैं स्टेटर बना रहा हूं, तो मैं स्टेटर पे क्या कर रहा हूं कि 6 सेलिएंट पोल लगा रहा हूं। ये एक पोल का पेयर हो गया। ठीक है, अब 60-60 डिग्री पे लगाओगे ना, 6 है तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि मैं 2 पोल का रोटर ले रहा हूं, इस तरीके से रोटर है। अब मान लो कि यहां नॉर्थ है और यहां साउथ है, अभी बाकी की सभी वाइंडिंग अनएनर्जाइज्ड है, जैसे ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश। मैं कह रहा हूं बी और सी वाले फेजेस अनएनर्जाइज्ड हैं, मैंने सिर्फ सप्लाई किसे दी है, नॉर्थ साउथ को, सॉरी ए और ए डैश को। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी उसे मिनिमम रिलक्टेंस का रास्ता मिल रहा है। अब मान लो मैं क्या करता हूं, अब मैं बी और बी डैश वाले को सप्लाई दे देता हूं। अगर मैं बी और बी डैश वाले को सप्लाई दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर मैं ए डैश की जगह बी और बी डैश को सप्लाई दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो देखो दोबारा से मैं मशीन बना रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर से 6 पोल दिखाऊंगा।
ये मैंने बना दिए 6 पोल। अगेन ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश। अब मान लो मैंने यहां नॉर्थ और यहां साउथ कर दिया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ गई? नॉर्थ से साउथ आ जाएगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड ये चाहेगी कि रिलक्टेंस इसको मिनिमम ऑफर हो, तो ये क्या करेगी? ये रोटर को अलाइन कर लेगी मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में। तो अब इससे हुआ क्या? रोटर पहले वर्टिकल था, तो अब ये हमारा रोटेट कर गया बाय मींस ऑफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसे ही अगर सी सी डैश को दोगे तो रोटर और 60 डिग्री रोटेट कर जाएगा। तो जब जब तुम अलग अलग वाइंडिंग्स को एनर्जाइज करोगे वन बाय वन, तो रोटर विल रोटेट बाय अ सर्टेन एंगल। ठीक है, तो इसमें लिखना व्हेन द वाइंडिंग ए डैश इज एनर्जाइज्ड, द रोटर अलाइंस इटसेल्फ along the magnetic field. Now when electric pulse is applied, the winding B dash gets energized, so rotor rotates by 60 degree in order to align along B dash. Similarly, if now C dash is energized, the rotor will again rotate by 60 degree to align along C dash. बात क्लियर हुई किस तरीके से रोटेशन चल रहा है? ठीक है ना। अब अगला पॉइंट लिखना, दिस मोटर इज कॉल्ड एज 6x2 पोल वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। ठीक है, 6x2 क्यों? क्योंकि स्टेटर पे तो 6 पोल बने हैं और रोटर पे कितने पोल हैं? 2। तो 6x2 पोल के लिख लेना, 6x2 पोल इक्वल टू 6 स्टेटर पोल एंड 2 रोटर पोल। अब देखो एक और एग्जांपल दिखाता हूं। अब मान लो कि मैं स्टेटर 8 पोल का बनाता हूं। ये 4 पोल बन गए। अब 4 इनके बीच में डाल दो। ऐसे मान लो 1 2 3 4, फिर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। अब मैं रोटर पे 6 पोल लेता हूं। तो रोटर पे अगर 6 पोल दिखाओगे तो 60 डिग्री पे दिखाना पड़ेगा ना। देखो एक तो मैंने ये दिखा दिया, अब इससे 60 डिग्री पे देखो ये वाला एंगल जो होगा, 8 पोल है तो ये 45 डिग्री है। ये बीच में डमरू की आवाज काट देना। कंटिन्यू कर रहा हूं। अब रोटर का जो पोल आएगा वो 60 डिग्री पे आना चाहिए, ये आ गया। फिर अगला पोल फिर से 60 डिग्री पे आना चाहिए, फिर इधर और फिर इधर, इस तरीके से। ठीक है, अब अगर देखो 1 डैश एनर्जाइज्ड है, यानी यहां नॉर्थ और साउथ पोल है, तो उसको मिनिमम रिलक्टेंस मिल रही है। अब लेकिन ऐसा मान लो कि मैं, जैसे कि यहां पे मान लो मैं क्या करता हूं, ये वाला जो टीथ है, पहले ये टीथ का एंगल मैं शो कर देता हूं। तो रोटर के 2 टीथ के बीच में 60 डिग्री का एंगल आएगा। ठीक है, तो 1 और 4 डैश के बीच में 45 डिग्री है, लेकिन रोटर के 2 टीथ के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। अब मैं तुमसे क्या कहता हूं कि मान लो मैं इसमें से 2 डैश को एनर्जाइज कर देता हूं। अब 2 डैश वाली साइड भी देखो, 1 और 2 के बीच में अगेन 45 डिग्री एंगल है, और ये 2 टीथ के बीच में
60 डिग्री एंगल है। 60 डिग्री समझ आ रहा है कैसे कह रहा हूं? क्योंकि जब 6 टीथ हैं रोटर पे तो 2 टीथ के बीच का एंगल 60 डिग्री। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने 2 डैश को एनर्जाइज कर दिया, तो 2 डैश क्या चाहेगा कि उसको मिनिमम रिलक्टेंस मिले भाई। मैं यहां टीथ को भी नाम दे देता हूं ए बी सी डी ई एफ। तो जब 2 डैश को एनर्जाइज करोगे 1 डैश की जगह, तो 2 डैश को लगेगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड 2 डैश से बनेगी, तो उसको क्या लगेगा कि उसको भी मिनिमम रिलक्टेंस मिलनी चाहिए। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है दैट ऑलवेज डिजायर्स मिनिमम रिलक्टेंस। ठीक है, तुम लोग अपनी कॉपी में सर्कल प्रॉपर बना लेना। ठीक है, फिर से मैं दिखा देता हूं 1 2 3 4 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने 2 पे लगा रखा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये मिनिमम रिलक्टेंस चाहेगा। इसको मिनिमम रिलक्टेंस तब मिल सकती है जब ये बी वाला टीथ इसके नीचे आ जाए। बी वाले टीथ को इसके नीचे आने के लिए कितना एंगल घूमना पड़ेगा? 15 डिग्री। तो क्या होगा देखो, बी वाला टीथ यहां आ गया बिल्कुल इसके नीचे, बी वाला इसके नीचे आ गया और ई वाला इसके नीचे आ गया। ठीक है, फिर 60 डिग्री पे बात आ जाएगी। ये 60 डिग्री पे मैंने 6 टीथ बना दिए, ए बी सी डी ई एफ। तो अब यहां पे रोटर कितना घूमा? रोटर को अगर देखोगे तो बी वाला टीथ एग्जैक्टली इसके नीचे लाई कर रहा है, पहले ये यहां लाई कर रहा था, तो ये घूम गया 15 डिग्री। तो स्टेप एंगल कितना हो गया? 15 डिग्री। तो इसमें लिखना when one dash winding is energized, then the rotor teeth A and D lie under one dash to provide minimum reluctance to the magnetic field. Now when 2 dash is energized, the rotor rotates in anti-clockwise direction such that B and E lie under 2 dash to provide minimum reluctance. So the rotor rotates by 15 degree, which is also called as the step angle. ठीक है, तो अब स्टेप एंगल का हम फॉर्मूला क्या लिख देते हैं? 360 by MP. M is number of stator phases. जैसे यहां स्टेटर पे 4 फेज बना रखे हैं, पहले 3 फेज बनाए थे। P is number of rotor pole. जैसे देखो अपने इस वाले केस में स्टेटर पे 4 फेज हैं, 1 2 3 4 वाले, और रोटर पे कितने पोल हैं? 6। तो 4 इंटू 6 24 होगा, 360 बाय 24 15 डिग्री आ जाएगा। तो वही हमारा होगा स्टेप एंगल। लेकिन क्या होता है, इसके अंदर अपने पास रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि कितने पोल्स या कितने फेजेस हम स्टेटर पे बना सकते हैं। तो इसीलिए कई बार क्या करते हैं कि मल्टी स्टैक स्टेटर का यूज करते हैं, बाय विच वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टेटर फेजेस। तो इसमें लिखना फॉर मल्टीपल स्टैक्स ऑन द स्टेटर we can reduce the step angle even further, and in that case M will be called as the number of stator stack. ठीक है, M को कहोगे नंबर ऑफ स्टेटर स्टैक अगर मल्टी स्टैक स्टेटर दे दिया जाए। तो कहीं भी मल्टी स्टैक का क्वेश्चन आता है ना, तो वो कह देगा 3 स्टैक स्टेटर,
तो तुम ये जान जाओगे कि m की जगह क्या रखना है, 3। ये मेरी बात क्लियर हुई। अब लास्ट लिखना स्टेपर मोटर में टॉर्क एंड पल्स रेट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पल्स रेट का क्या मतलब होता है कि जब तुम पल्सेस लगातार लगा रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं एक पल्स लगाया छोड़ दिया, पल्स अगर हम लगातार लगा रहे हैं तो टॉर्क किस तरह से वेरी करता है पल्स रेट के साथ। ठीक है, तो देखो टॉर्क और इधर पल्स रेट आएगा, तो पल्स रेट को लिख सकते हो पल्सेस पर सेकेंड। तो ये ग्राफ कैसा आता है, इस टाइप से दो लिमिट्स आती हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पुल इन टॉर्क या पुल इन कर्व, और इसको बोल सकते हो पुल आउट टॉर्क। जो बाहर वाला कर्व है, बाहर वाला कर्व मैक्सिमम लिमिट बताता है और अंदर वाला कर्व मिनिमम लिमिट बताता है। तो ये दोनों कर्व के बीच का ये जो रीजन है, ये तुम्हें ऑपरेटिंग रीजन बताता है। तो कहां से कहां तक ऑपरेटिंग रीजन रहता है, पुल इन से लेके पुल आउट तक। ठीक है, अब ये जो होती है ये स्टार्ट रेंज होती है, यानी मोटर इस रेंज ऑफ पल्सेस के लिए स्टार्ट की जा सकती है, लेकिन फाइनली ऑपरेट किस रीजन में करेगी, ये वाले रीजन में। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन लोड कैसा है, ऑपरेटिंग पॉइंट किससे मिलता है, लोड टॉर्क से। तो इसके दो इंटरसेक्शन आएंगे R1 और R2। तो ये क्या होगा, R1 मिनिमम पल्स रेट, यानी अगर इतना लोड टॉर्क तुम्हें चलाना है तो कम से कम इतना पल्स रेट लगाना पड़ेगा, और R2 होगा मैक्सिमम पल्स रेट। तो मान लो कि लोड कह रहा है भाई 10 न्यूटन मीटर टॉर्क चाहिए, तो तुम इंटरसेक्शन से ये पता लगाओगे कितनी पल्सेस पर सेकंड तुम्हें लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसका एक रेंज मिल गया R1 से R2, इसके बीच में तुम कोई भी पल्सेस लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है कितनी भी पल्सेस लगाओ, बट द रेट मस्ट लाई बिटवीन R1 एंड R2। और ये जो शेडेड एरिया होता है इसको कहते हैं स्ल्यू रेंज, जिसमें कि मोटर ऑपरेट करती है। ये स्टार्टिंग टॉर्क हो जाता है वेयर पल्सेस आर 0। बात समझे, तो इसमें लिखना द इनर कर्व गिव्स द पुल इन टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक and it shows the maximum stepping rate at which the motor can be run, start और stop और reverse। मोटर जिस पे चला सकते हो, रोक सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लोड टॉर्क। ठीक है, ये क्या बताता है, मैक्सिमम पल्स रेट जिस पे मोटर स्टार्ट की जा सकती है, रोकी जा सकती है, रिवर्स की जा सकती है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लोड टॉर्क। अगला पॉइंट, पुल आउट टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक shows the maximum rate at which motor can be run at different values of load torque if already synchronized, but it cannot start, stop or reverse on command। यानी पुल आउट टॉर्क ये बताता है इतने रेट से मोटर को चला सकते हो, ठीक है, लेकिन उसे रोक नहीं सकते, उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ये चीजें नहीं कर सकते। पुल इन टॉर्क बताता है जितने रेट तक उसको स्टार्ट, स्टॉप, रिवर्स कर सकते हो। पुल आउट टॉर्क जितने पे चला सकते हो बट उसको रोक या रिवर्स नहीं कर सकते। अगला पॉइंट, द पल्स रेट फ्रॉम R1 टू R2 इज कॉल्ड एज स्ल्यू रेंज, इज कॉल्ड एज स्ल्यू रेंज। ठीक है, अब इसके अंदर देखो दो टॉर्क हम लोग डिफाइन करते हैं, एक डिटेंट टॉर्क और एक होल्डिंग टॉर्क। एक तो डिटेंट टॉर्क और दूसरा होल्डिंग टॉर्क। तो डिटेंट टॉर्क का डेफिनेशन नोट डाउन करो, इट इज द अमाउंट ऑफ टॉर्क दैट कैन बी अप्लाइड टू ओवरकम द स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ मोटर व्हेन इट इज अनपावर्ड। यानी कितना टॉर्क मोटर पे लगाना पड़ेगा
उसके स्टैटिक इक्विलिब्रियम को ओवरकम करने में। देखो जब मोटर रेस्ट पे है तो उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो उसको ओवरकम करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टॉर्क चाहिए, दैट इज योर डिटेंट टॉर्क। अगला लिखो होल्डिंग टॉर्क। इसमें लिखो इट इज द मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द मोटर एट स्टैंड स्टिल। तो डिटेंट टॉर्क तुम लगाते हो अनपावर्ड कंडीशन में, और स्टैंड स्टिल में जो टॉर्क मोटर बनाती है दैट इज होल्डिंग टॉर्क। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। अब देखो अगर पल्सेस लगातार लगाते रहोगे तो ये रोटर लगातार घूमता रहेगा। अब मैं तुम्हें कहूं कि मुझे पल्स रेट की टर्म्स में ये बताओ कि रोटर की स्पीड क्या होगी। अगर मैं पल्सेस लगातार लगाऊं तो ये कैसे पता लगेगा कि रोटर कितनी स्पीड पे घूमता है। तो देखो मैं कहता हूं इफ P pulses are applied पर सेकेंड, एक सेकेंड में P बार तुमने पल्स लगाई तो कितना एंगल रोटेट होगा, एंगल रोटेटेड इज इक्वल टू स्टेप इनटू P। भाई अगर एक पल्स के लिए 15 डिग्री घूम रहा है, 5 बार पल्स लगाऊंगा तो ऑब्वियसली 75 डिग्री घूमेगा। तो स्पीड कितनी हो गई, स्टेप इनटू P डिग्री पर सेकेंड। स्टेप इनटू P, एक डिग्री माने एक रेवोल्यूशन माने 360 डिग्री, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो एक मिनट में 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो RPM, ये स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो स्पीड भी निकाल सकते हो अगर पल्स रेट गिवन हो, कुछ भी नहीं है, हर पल्स के लिए स्टेप एंगल से मूव करेगा तो एक सेकंड में कितनी पल्स लगती हैं उससे ये मालूम चल जाएगा एक सेकंड में कितना एंगल रोटेट करेगा। तो सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं ना तुम्हारे स्टेपर मोटर पे ही बनते हैं। इसमें स्टेप एंगल के फॉर्मूले पे बन सकता है, ये स्पीड पे बन सकता है, छोटी छोटी बातें पूछ सकते हैं, वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर के बारे में, टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ये बेसिक चीजें जिन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक का ना वेटेज किसी भी एग्जाम के अंदर बहुत कम रहता है, बट एप्लीकेशंस बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन कोई भी एग्जाम इस पे जरूर दे सकता है। 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, जहां मशीन के अंदर अगर मान लो किसी भी एग्जाम में 15-20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आएंगे, स्पेशल मशीन से। ठीक है, बहुत छोटा बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार रखना। गेट के लिए रेलिवेंट नहीं है लेकिन अदर एग्जाम्स के लिए जरूरी है। थैंक यू।